चाइना जो है हमारा एनिमी है। वो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड हमेशा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर किस वजह से हुआ था सभी को पता ही होगा। डिक्टेटोरियल सिस्टम में एक पर्सन का बहुत ज्यादा पावर होता है। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे बॉर्डर्स के साथ। तो हु कैन बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री? तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो हिंदूज को यूनाइटेड रखे। ओनली रिलीजन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको एक्शन टेकर भी चाहिए, आपको डिसाइसिव लीडर चाहिए। बिकॉज इफ यू लुक एट नरेंद्र मोदी जी, सो ही इज लाइक अ ब्रांड। इंडो पाक वॉर दोबारा होगा। देखिए, पाकिस्तान अभी बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में। आप प्यार से मोहब्बत से बोलोगे कश्मीर मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंडिया चाइना दोनों प्रोग्रेसिव है। जहां पे टेररिज्म आ गया वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थप पड़ जाती है। वहां पे नैरेटिव शेपिंग पावर भी गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। ये लड़ाई है डेवलपमेंट और विकास वर्सेस टेररिज्म की लड़ाई। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि भैया यूएस अगेंस्ट में खड़ा होगा रशिया और चाइना के। चाइना और रशिया दोस्त बन जाएंगे एंड देन दे बिकम इक्वली पावरफुल देन द यूएस, एटलीस्ट इवन मोर पावरफुल। सो अब 2-3 चीज़ें आती हैं। इंडिया किसका साथ दे? अगर इंडिया यूएस का साथ देता तो ये बिल्कुल ही बॉर्डर लग रहे हैं और रशिया दोस्त है इंडिया का, बट चाइना जो है हमारा एनिमी है। तो इंडिया के लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो न्यूट्रल भी नहीं रह सकता। इफ द सिचुएशन बिकम्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर 3, देन व्हाट डू यू थिंक? इंडिया विल चूज यूएस, रशिया, और दे विल वॉर अगेंस्ट चाइना, और व्हाट? सो मेरे हिसाब से तो इंडिया न्यूट्रल ही रहने की कोशिश करेगा जितना हो सके। ओके। और अभी की जो फॉरेन पॉलिसी है इसे इसीलिए एब्सोल्युटली ब्रिलियंट माना जाता है क्योंकि इंडिया ने जो मल्टी अलाइनमेंट दिखाया है, बट एट द सेम टाइम हैविंग नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, राइट, लाइक नेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइंड है भाई। हम रशिया के साथ भी काम करेंगे, जहाँ पे उनको हेल्प चाहिए हम देंगे, हम उनको भी हेल्प करेंगे, और यूएस के साथ भी हम रिलेशंस बना के रखेंगे। किसी के साथ भी वो रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते, बट जब देश के ऊपर बात आती है तो वो वहाँ पे देश का स्टैंड लेने के लिए नहीं कतराते। तो फ्यूचर में भी आई थिंक यही होने वाला है, बिकॉज इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं है किसी के तरफ झलकने का, बिकॉज इंडिया का जो धंधा क्रिएट हो रहा है और इंडिया की जो इकोनॉमिक इंजन चल रही है वो यूएस के वजह से भी चल रही है, चाइना के वजह से भी चल रही है। दूसरे तरफ इंडिया को जो मिलिट्री वेपन्स और जो वॉर टेक्नोलॉजी ये सब में जो बहुत साथ देता है, वो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड हमेशा रहा है। इजराइल के साथ भी इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू वेपन टेक्नोलॉजी, और इजराइल के और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सो जहाँ तक मेरा मानना है कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी के साथ भी बायस ना हो और वो किसी के साथ भी जुड़े नहीं। ऐसा ही एक प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया था रशिया यूक्रेन वॉर में भी, साइड्स चूज करने के लिए, क्योंकि वो नेटो का मामला था। रशिया यूक्रेन वॉर किस वजह से हुआ था सभी को पता ही होगा कि वो लोग चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था और रशिया नहीं चाहता था और उसने अटैक कर दिया। एग्जैक्टली इतना सिंपल सा रीजन था, बट ये सिंपल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था कि ये अभी तक खत्म ही नहीं होगा। इट वाज सपोज्ड टू बी 3 months वॉर, अभी ये 3-4 साल चलते जा रहा है। सो और ये क्यों चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिकॉज लाइक वॉर चलता है तो चक्की में आटे भी पीसते हैं और घरों में रोटियां जाती है बहुत सारे। सो एक वॉर एक इंडस्ट्री बन चुका है, दैट इज अ सैड रियलिटी, राइट। सो इस वजह से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, और इंडिया के टाइम पे भी ऐसे ही, मतलब इस वजह से इंडिया के टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि बहुत नेटो कंट्रीज़ की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि रशिया के साथ डीलिंग बंद करो, उसकी ऑयल मत लो। हालांकि ये सारे के सारे नेटो कंट्रीज़ ना खुद भी रशियन ऑयल ले रहे थे। अच्छा, खुद, मतलब ये दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, इंडिया को ज्ञान लेंगे तो उनके यहाँ वो ठंड में लोग मर जाएंगे। अरे ठंड क्या, वहां पे फ्यूल के प्राइसेस क्या बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लेशन क्या आ रहा है वहां पे। सो क्योंकि बहुत सारे फूड ग्रेन्स भी लेते हैं वो लोग रशिया से, तो खुद ले रहे हैं बैक चैनल्स, प्रॉक्सी चैनल्स के थ्रू। क्या जो थोड़े कौन सी कंट्रीज है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वैसे कुछ उस एरियाज में कुछ कंपनीज है, उनके प्रॉक्सी चैनल्स के थ्रू वो ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम रशिया से नहीं ले रहे, ये बीच के में हम दलाल से ले रहे हैं। हाँ, और इंडिया को बोल रहे हैं कि नहीं आप मत लो। इंडिया ने बोला भाई हमें लेना है भाई, हमें ज़रूरत है, नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया को दिखा कि हमें यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा
और रशिया ने और सस्ता कर दिया हमारे लिए। रशिया ने और सस्ता कर लिया, एग्जैक्टली। तो मतलब इंडिया वैसे स्टेप्स ले रहा है और लेगा आगे भी। मतलब ये जो गवर्नमेंट है अभी, करंट गवर्नमेंट, दे आर लाइक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। अभी जैसे शेख हसीना का भी यही हुआ था बांग्लादेश में, आइलैंड भेज दो, आइलैंड हमें दे दो, हम आपको पीएम बना देंगे, यूएस ने बोला। लेकिन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक बंदा सोचो ना, एक बंदा जो जिसका एक ईगो है, उसको कोई झुका नहीं सकता, राइट। और एक बंदा जो नेशनलिस्ट विचारधारा रखता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा पूरे देश को चला रहा है। वो बंदा उसके अराउंड अपनी एक लीडरशिप टीम क्रिएट करता है। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। सारे के सारे पूरी जो लीडरशिप टीम होगी वो भी नेशनलिस्ट होगी। तो वो सारे के सारे यही डिसीजन लेंगे कि नहीं, इसमें देश का फायदा नहीं है, तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसमें देश का फायदा, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि करंट गवर्नमेंट में सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं जो नेशनलिस्ट है, बल्कि पूरी टीम ही नेशनलिस्ट, राइट। और इस वजह से उनका नेशनलिज्म के फेवर में डिसीजन नहीं लेना बहुत अनलाइकली हो जाता है। ये एक और एक डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटोरियल सिस्टम। डिक्टेटोरियल सिस्टम में एक पर्सन का बहुत ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पे तो हमारे पास फुल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो सब डिसाइड करेंगे मिलके, प्रोज एंड कॉन्स को वे करेंगे, 10 कदम आगे की सोचेंगे कि इसके रिजल्ट्स, उसके बाद के रिजल्ट्स, कॉज इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो अब हमने ट्रम्प की बात करी, हमने बात करी कि यहाँ पे जो ये वॉर्स हैं, इसे कहीं ना कहीं यूएस पीछे से हेल्प करता है। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, सो इंडिया के पास ना कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे बॉर्डर्स के साथ। सो हमारे बॉर्डर्स में चाइना आ जाता है, बांग्लादेश इज़ ऑल्सो देयर। अभी बांग्लादेश में जब से मतलब शेख हसीना जी वापस यहीं पे दिल्ली में रह रही हैं, आई गेस अभी तक ऐसा बोला जा रहा है। मतलब किसी को पता नहीं कहाँ रह रही है, बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स एटलीस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि शी इज समवेयर इन इंडिया। सो अब बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, एंड फिर अभी हमारा बीच में कभी आता है कि पीएम साहब का भी, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनका भी ये लास्ट टेन्योर होगा एज अ पीएम ऑफ दिस कंट्री। इसके बाद अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन पीएम बनेगा। तो पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि कौन पीएम बनेगा, फिर मैं वो बॉर्डर्स और हमारे बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ। तो हु कैन बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री? मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं हु कैन मेनी पीपल कैन यार। टैलेंट इंडिया में मोदी जी से पहले भी था, आगे भी होने वाला है। जी। सो कैपेबिलिटी तो बहुत है। इसमें ऐसे ले लेते हैं कि इफ बीजेपी गवर्नमेंट सस्टेन्स तो कौन बनेगा पीएम, ये बात कर लेते हैं। नहीं आएगी तो कोई और बनेगा, वो एक अलग बात है। देखो, टॉकिंग फ्रॉम द व्यू ऑफ लेट्स से बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, बीजेपी का कोर स्ट्रेंथ अब तक क्या रहा है? अब तक ये रहा है कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने हिंदूज को यूनाइट किया, राइट। तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो हिंदूज को यूनाइटेड रखे, राइट। दूसरा बात करें कि कोई लीडर जो एक्शन टेकर हो, मतलब जिसने काम करके दिखाया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप यूनाइट करोगे, आप रिलीजन का सिर्फ पॉलिटिक्स खेलोगे, तो देश आगे बढ़ने नहीं वाला। जी, बिल्कुल। बहुत सारे देश है जो रिलीजन की वजह से ही बर्बाद हुए, राइट। टू मच रिलीजन की वजह से ही बर्बाद हुए। एन नंबर ऑफ रिलीजन्स है, और ये क्रिश्चियन रिलीजन्स भी है, और इस्लाम में भी ऐसे कंट्रीज है, सॉरी। सो ओनली रिलीजन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको एक्शन टेकर भी चाहिए, आपको डिसाइसिव लीडर चाहिए। इसके साथ आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो पब्लिक पर्सोना में भी बहुत फेमस है। बिकॉज इफ यू लुक एट नरेंद्र मोदी जी, सो ही इज लाइक अ ब्रांड, right? Like he's like a big brand, no on question itself. about it. Or he's like that visionary PM. He has been presented like that, like by the entire the team, right? And no doubt he also has those attributes. So मेरे हिसाब से अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं 2 जन। एक तो मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ लगते हैं, क्योंकि उनके पास ये एडवांटेज है। ऑल्सो आई फील नितिन गडकरी जी कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड कैंडिडेट, राइट, बिकॉज उन्होंने काम करके दिखाया। हालांकि उनका और उनके पास आरएसएस का भी बैकिंग है, राइट, सो ही कैन ऑल्सो बी अ गुड कैंडिडेट। बट व्हाई नॉट अमित शाह? आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमित शाह जी
जो है उनका मतलब पता नहीं कि लाइक उनका एक ऐसा इमेज है हल्का सा, लाइक दिस कुड बी माय पर्सनल ओपिनियन, कि ही इज़ अ वेरी गुड टैक्टिशियन बट व्हेन इट कम्स टू पीएम फेस, लाइक वो इतना अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, वो डिसाइसिव लीडरशिप, वो जो एक पर्सोना होता है ना, एक मतलब एक फैन कल्ट फॉलोइंग वाला जो पर्सोना, वो ट्रस्ट कि एक लीडर पे एक ट्रस्ट है, वो आई थिंक अब तक कहीं ना कहीं मासेस में मुझे लगता है कि डेवलप नहीं हुआ है. बिकॉज अगर आप देखोगे कि दैट लाइक पीपल वुड फाइंड इट वेरी हार्ड टू विजुअलाइज श्री अमित शाह जी एज अ पीएम, राइट. बट वहीं पे जो हमारे मासी लीडर्स होते हैं जैसे सीएम योगी, राइट, तो वो दे आर मासी लीडर्स, लाइक दे आर लीडर्स ऑफ द मैसेज. तो उन्होंने ऑलरेडी वो काम किया है, राइट. तो और प्लस बीजेपी को अपना जो विनिंग जो आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट उन्हें जो मिला हिंदुइज्म को लेकर कि उन्होंने यूनाइट किया, डिसइंटीग्रेटेड रिलीजन को इंटीग्रेट किया, तो वो काम भी योगी आदित्यनाथ इज द फ्लैग बेरर ऑफ दैट, राइट. सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, और ये बहुत ही लाइक मतलब ये वी आर टॉकिंग वेरी स्पेक्युलेटिव, हाँ 100%, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में यार प्रेडिक्शन एग्जैक्टली एंड could be right, could be wrong. सबसे बड़ी बात तो nobody knows that if this government sustains or not. Yes, the situation is so dynamic यार. कहीं पे कुछ वॉर हो गया, कहीं पे इकोनॉमी में ऊपर नीचे आ गया, कहीं पे बीजेपी टीम में ही कुछ अंदर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गए लोगों के बीच में, अंदर ही कुछ क्लाउड्स हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए. सो इट्स अ वेरी डायनामिक सिस्टम, लाइक nobody can predict it for sure that way. So if let's say if not BJP, then let's say Congress, then who can become the PM? Now, I think Congress में, in my opinion, I think मतलब ज़्यादा लाइकलीनेस है कि राहुल गांधी जी ही बनेंगे. जी, मैंने आई कुड नेम, बट मैं पूछना चाहता था कि आपको कोई और चेहरा याद है? अब मतलब अभी तो फिलहाल है चेहरे, देयर आर ग्रेट लीडर्स एज वेल. नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ. कि कांग्रेस आल्सो हैज मेनी लीडर्स, यस, बट फेसेस नहीं है. यस, एक्चुअली लीडर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. हाँ, एक्चुअली कांग्रेस शुड एक्चुअली इवॉल्व दैट वे कि उन्हें और भी ज़्यादा फेसेस क्रिएट करने चाहिए. बिकॉज अगर आप इलेक्शंस को देखोगे तो इलेक्शन में स्टेट फेसेस होना, लोकल फेसेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जिताने का. 100%. एंड ऑब्वियसली देयर शुड बी अ बिग ब्रांड फेस. 100%. सो आई थिंक लाइक कांग्रेस शुड ऑल्सो डाइवर्सिफाई, जो कि वो अभी कोशिश कर रहे हैं. ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन क्वेश्चन. हाँ, बिकॉज जो पार्टी अभी पावर में हो, कोई भी हो, और कोई भी ऑपोजिशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर सारी की सारी एक ही पार्टी के पास जाए. हाँ, ऑपोजिशन शुड बी देयर कि जो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उनकी आवाज़ कोई रखे, राइट, एंड दे स्पीक ऑन द बिहाफ. सो आई बिलीव कि ये होना चाहिए. अगेन पॉलिटिक्स के ऊपर हम कितनी भी बात कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स अगेन, व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट इज़ द टेक, मतलब आगे आने वाले टाइम आपको क्या लगता है, इंडो पाक वॉर दोबारा होगा? क्योंकि यहाँ पर अमित शाह जी थोड़े टाइम पहले बड़ा क्लियर थे कि हम भाई कश्मीर लेके रहेंगे. हाँ, कैसे भी. इवन राजनाथ सिंह वाज वेरी क्लियर, तो उनका वही स्टैंड रहा है. हाँ, तो ये इवन एक तरीके से बीजेपी के एक एजेंडा में भी रहा है. हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन ऑन दिस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर? अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पाकिस्तान अभी बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में जी. लाइक वहाँ पे इंटरनल राइवलरीज ही इतनी है कि अंदर के अंदर भी मिलिट्री का पॉलिटिशियंस के साथ, प्लस अलग अलग स्टेट्स जो है वो भी डिसइंटीग्रेट होने के कगार पे है. इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फूड प्राइसेस इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. सो आई थिंक ये कोई समय नहीं है वॉर लड़ने का पाकिस्तान के लिए, और ना उनके पास वैसी क्षमता है एज ऑफ नाउ कि वो वॉर लड़े. अभी ऐसा हो गया है कि उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें IMF से अपना अगला पेचेक कभी आएगा, और वो हम कैसे ले, मतलब हम क्या बहाना बनाएं, राइट, कि हमें वो पेचेक मिले कंटिन्यूसली. सो ऐसा चीज़ है. और अभी दूसरी चीज़ तो ये है कि अभी ट्रम्प आ गया है, तो इनको तो सपोर्ट करती थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अभी ट्रम्प इज़ लाइक, ये जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसका कहीं ना कहीं जनरल व्यू हैज़ बिन कि यार आप डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करो. आप ये क्या है कि आप
वॉर्स वगैरह लगा के आप वैसे पैसे छापने की कोशिश कर रहे हो, इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, दैट इज़ नॉट राइट. सो वहाँ से भी एक और अनसर्टेनिटी आ जाता है कि पाकिस्तान को अभी बैक कौन करेगा. चाइना के साथ भी इतने कुछ अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान के नहीं चल रहे हैं, बट क्योंकि चाइना को लगा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू इवन वर्क ऑन द चाइनीज आर नॉट एबल टू वर्क ऑन पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स, राइट. वहां पे पाकिस्तान में ऐसे नैरेटिव्स फैल रहे हैं कि चाइनीज आके उनकी जमीन हड़प रहे हैं. वो तो है ही, क्योंकि वो तो अफ्रीका के साथ भी यही कर रहे हैं. वही करेंगे. चाइनीज आर कॉलोनाइजर्स. चाइना तो अभी भी कॉलोनाइजर्स. दे आर डूइंग दिस. उनका सीधा क्या है कि अभी भाई तलवार की नोक पे हम नहीं ले सकते तुम्हारी जमीन, बट कर्जा देके तुम्हें मार सकते हैं. और वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ वो कर रहे हैं, राइट. सो अफ्रीका इतना बड़ा है कि अगर वहां पे कॉलोनाइज या उसका रूल चाइना का आएगा, सो अगर चाइना बैक करता है और चाइना अगेन एक एनिमी रहा है इंडिया का, सो यहाँ पर जो वॉर होगा उसका आउटकम क्या लगता है? क्योंकि वॉर तो होगा. अगर आप प्यार से मोहब्बत से बोलोगे कश्मीर मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है. देन उसका इम्पैक्ट व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपको लगता है कि चाइना नहीं सपोर्ट करने वाला फिर? क्या पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया कश्मीर लेके रहेगा? आई थिंक वी आर वेरी सीरियस ऑन दैट. वी आर वेरी कश्मीर मामले पे वी आर वेरी सीरियस, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है. दे डोंट हैव लाइक उनकी पूरी लीडरशिप टीम ही वैसी है. चलो मान लेते हैं कि हमारे पास कश्मीर आ गया. हाँ. अब कश्मीर का जितना हमारा एज ऑफ मैप पे आता है हमने पूरा ले लिया. हाँ. अब हमने पूरा ले लिया. इसमें दो चीज़ें, एक तो हमारे पास एक जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है वो है जम्मू कश्मीर का एक ऐसा रीजन जो अक्साई चीन भी बोलते हैं हम, और एक इधर का है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. सो पीओके की बात जब हम करते हैं तो अभी एग्जाम्पल अभी मैं सिर्फ पीओके की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली. सो पीओके हमारे पास आ गया, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या होगा जो वहाँ पे रह रहे हैं एज ऑफ नाउ? ये हमजा वैली वगैरह में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? सो बहुत सारे वो लोग क्या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे? वो लोग क्या इंडियंस हो जाएंगे? क्या उन लोगों को मार डाला जाएगा? देखो कैसा है कि मतलब अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखोगे, लोगों को एक्चुअली ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं, some influencers, और उसको फंड किया जाता है बैक चैनल्स के थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. तो लोगों को क्या चाहिए आज के ज़माने में? कॉमन इंसान को क्या चाहिए? उनको झगड़ी वॉर लड़ना है, या उनको शांति की रोटी खानी है? मेहनत करके शांति की रोटी कमा के खाना है. उनको रोजगार चाहिए. उनको रोजगार चाहिए बेसिक, लाइक मतलब कोई भी कॉमन इंसान को वही चाहिए होता है. वहां पे भी जो हमजा वैली जो भी रीजन्स है वहां पे भी ऐसे लोग बहुत है जिनको जो तरक्की के मार्ग पे जाना चाहते हैं. एक्चुअली कश्मीर का डेवलपमेंट इस नैरेटिव की वजह से नहीं हो पा रहा. Exactly. अदरवाइज व्हाट अ प्लेस इज इट. एग्जैक्टली. और ये लोग क्या करेंगे अगर लेट्स से कि हम कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो ये लोग सबसे पहले तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उन पे कड़क निगरानी रखेंगे. उनका जो कनेक्शन है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां पे ज़्यादा उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए. स्टोन पेल्टिंग करके, भड़काऊ भाषण डाल के कि हमें ये चाहिए, हमें वो, हम पे ऑक्यूपाई कर दिया गया है. और ये दो लेवल पर पॉलिटिसाइज होता है, एक तो ग्रास रूट लेवल पर और दूसरा मीडिया लेवल पर, राइट. वहाँ पे लोगों को जमा करके पत्थरबाजी करके इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाना कि देखो इंडिया ने तो ऐसा कर लिया, ये इंडिया तो बहुत बुरा देश है, कॉलोनाइजर है. सो उसको कंट्रोल करके इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन वो ले लिया. फिर उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज डाली जिससे कि लोगों का भला होना स्टार्ट हो जाए, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि एक बार जब लोगों को पता चल जाता है, और ऑब्वियसली जो वहाँ पे भड़काऊ लोग हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए वो डेफिनेटली किया जाएगा, जो बार बार भड़का रहे हैं और जो अलगाववादी सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. बट एक बार वो चीज़ कंटेन हो गई तो, और हमारे पास जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी आ गया यूएस का, और जो भी लाइक नेटो कंट्रीज है उनका सपोर्ट आ गया. वो सपोर्ट हमारे पास कब आएगा? जब भारत एक अच्छा लाइक भारत के इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे दूसरे देशों के साथ, राइट. तभी हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा. और भारत वो उस फ्रंट पे भी काम करने की कोशिश कर रहा है. जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, जो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, मार्केट्स अपने खोल रहा है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए. आज ऐसा है यूके कितना पीछे पड़ा है इंडिया के एफटीसी के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, भाई हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं. सो
भारत उस कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो लोगों के साथ, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करे। तो एक बार हमें वो कंट्रीज़ का साथ मिलने लग जाए तो वो कंट्रीज़ ऐसे हो जाएंगे कि भाई हमें को कुछ नहीं दिखता, भारत ने ये किया, अच्छा हमें नहीं दिख रहा। जैसे ये कंट्रीज पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन पे करती थी यूएस कि नहीं तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ये कंट्रीज बस ब्लाइंड साइडेड हो जाए तो इंडिया इससे टैक्टफुली डील कर सकता है। इंडिया ने ब्लॉक कर दिया वो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का के, तो आपको लगता है लोग वहीं रहेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि पीपल विल स्टे देयर। कुछ लोग डेफिनेटली, जो लोग डेवलपमेंटल सोच रखते हैं, ठीक है, सो उन्हें एक तरीके से एक वो दिया जाएगा जैसे कि भाई तुम्हें उस साइड जाना है पाकिस्तान तो तुम चले जाओ, यस यस, और यू वांट टू स्टे हियर यू विल स्टे हियर, यस, बट हु विल गो देयर? क्योंकि सबके घर वर हैं यहाँ पे और इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट। तो ऐसा है नहीं कि तुम अगर मुस्लिम हिंदू बनना है आपको, हाँ तुम्हें मार डाला जाएगा, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है वैसा। तो पीपल विल स्टे हियर। कुछ लोग चले गए, सी दिस इज अ नेचुरल सिलेक्शन, लाइक अल्टीमेटली वही होगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि जिनको वहां पे जाना है वहां पे चले जाएंगे। मुझे लगता है उल्टा फालतू लोग आ जाएंगे पाकिस्तान से, उन्हें इंडियंस बनने का मौका मिल रहा है यार। अरे वहां पे कितने सारे लोग वहां पे आना चाहते हैं बॉर्डर। मैं आपको बता रहा हूँ आ ही जाएंगे, हाँ, क्योंकि इंडिया इज डेफिनेटली मच मच अहेड। इंडिया इज अ राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार। तो और ये लाइक जो सुपर पावर्स है वो बोल रहे हैं कि इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक, राइट। अभी तक हम वहां पे नहीं है। सो अभी कटिंग इट शॉर्ट, मान लेते हैं पीओके आ गया, हाँ, डू यू थिंक हम जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है रीजन उसे ले पाएंगे वापस? आई एम टॉकिंग अबाउट अक्साई चीन नाउ। आई थिंक वो शेर के गिरेबान में हाथ डालने वाली बात हो जाएगी। और इंडिया चाइना के सभी, चाइना इज ऑल्सो हार्डकोर नेशनलिस्ट, इंडिया इज ऑल्सो नेशनलिस्ट। अभी अगर लैंड ग्रैब किया जाए किसी नेशनलिस्ट कंट्री के बॉर्डर, मतलब बॉर्डर पार जाके, तो वो वॉर में एस्केलेट हो सकता है। इंडिया चाइना दोनों प्रोग्रेसिव है, दोनों नहीं चाहते कि हम अननेसेसरी का वॉर करके अपने सुनहरे कल को डिस्ट्रॉय करें, राइट। यूएस को भी अगर आप देखोगे, यूएस सारे वॉर अपने देश से बाहर लड़ता है कि भाई वॉर की गंदगी यहां पे न आए। तो चाइना थोड़ी ना, इतने बड़े देश, भारत जितने बड़े देश, लाइक हमारी आर्मी इतनी बड़ी आर्मी है, वो चाइना कैन नॉट अफोर्ड, और इंडिया कैन ऑल्सो नॉट अफोर्ड। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड ऑल्सो, एग्जैक्टली। सो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया वो मूव कभी भी करेगा। अक्साई चीन नहीं आने, नहीं, बट पीओके फॉर श्योर, पीओके डेफिनेटली बहुत हाई चांस है। वो चाहिए भी यार, वो सुंदर जगह है यार, कैसे दे दें। और मतलब कितने सारे लोगों की जो लाइव्स है वहां से लिबरेट होगी, जो लोग को मुझे ऐसा लगता है एक बार ये जो नैरेटिव है ना कश्मीर वाला सॉल्व हो, तो आप देखो कोई कंपनी वहां नहीं जाती। हाँ, क्योंकि सबको डर लगता है, मतलब लाइफ ओवर मनी वाली बात आ गई। जहां पे टेररिज्म आ गया वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ जाती है, जीरो है। सो अगर कश्मीर, आई हैव बीन टू कश्मीर मल्टीपल टाइम्स, क्या जगह है यार वो, मतलब जन्नत है वो। बट उसमें है क्या, लोग ग्रो करना चाहते हैं, बट मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कंपनीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो फिर क्या होता है, लोग ना गवर्नमेंट को बोलते हैं। और अगर वहाँ पर ये वाला फ्रीडम आएगा ना, क्योंकि लोग बहुत इंटेलिजेंट है कश्मीर के, हमारे ऑफिस में कई बार कश्मीर के लोग आए हैं फॉर इंटर्नशिप्स, और मैं देखता हूँ यार जो वहाँ पे यूथ है वो काफ़ी अब समझदार होता जा रहा है, मतलब इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, पीपल आर वेरी गुड, एंड वो काम भी करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर वहाँ पर जाया जाए, और बिकॉज एक मिनट के लिए आप ना रिलीजन को हटा दो, हाँ, तो मतलब वी ऑल आर इंडियंस, एंड अगर हम इंडिया के बारे में सोचें तो वो ऐसी जगह है जो बहुत बड़ा टूरिज्म ला सकती है। मतलब मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ, मैं कश्मीर गया हूँ, पर्सनल चॉइस कश्मीर ज़्यादा सुंदर है, बस डेवलपमेंट कम है। आप समझ रहे हो, कश्मीर पे उतने बढ़िया रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, होटल्स नहीं होंगे, वो सब आ सकते हैं। इसमें मेरा पर्सनल एक टेक क्या है कि मुझे लगता है कि पीओके तो हम लेके रहेंगे, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं, और जब हमारे पास पीओके आएगा तो मुझे ऐसा लगता है, देखो पॉलिटिकल लीडर तो कोई ना कोई ऐसे ही चूज करेगा, इंडियन गवर्नमेंट जो भी उस टाइम पे रूल कर रहा होगा, कि भाई ऐसा लीडर लिया जाए जो कनेक्ट करे वहाँ के लोगों से भी, एंड डेफिनेटली क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है तो मुस्लिम लीडर होंगे। अब क्या होगा, क्योंकि लोग आएंगे तो इंडिया, या क्योंकि है तो पॉलिटिक्स ही, तो इवन ज़्यादा लोग आ जाएंगे जब हमारे कश्मीर में हम पीओके लेंगे, तो ज़्यादा लोग आएंगे। उसका रीज़न क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहेगी कि लोग आ जाओ, क्योंकि वो वोट बैंक बनेंगे।
इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। सो क्योंकि हमें वोट चाहिए तो आने दो, जैसे बांग्लादेश से लोगों को आने देते हैं ना वेस्ट बंगाल में, तो ऐसे ही वो होने वाला है कि पाकिस्तान से भी लोगों को आने दो। बट इसमें ना एक नेगेटिव मुझे लगता है, क्योंकि वो दिमाग में भरा तो जाएगा कि इंडिया ने कब्जा किया ये, तो वो टेररिज्म वाला जो माइंडसेट है ना, वो भरा जाएगा। क्योंकि मैं पर्सनली कश्मीर में बहुत अंदर अंदर तक गया हूँ, एंड आई बिकम वेरी न्यूट्रल व्हेन आई गो देयर एंड आई टॉक टू पीपल। सो पीपल आर रेडिकल देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं कहीं गया कि भाई मुझे घूमना है, और मतलब हम घोड़ा लेंगे और 2 दिन घूमेंगे, तो वो जो घोड़ा चला रहा है ना, ही इज ऑल्सो रेडिकल। तो कभी वो अपनी स्टोरी बताता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई गवर्नमेंट कैसी है यहाँ पे, वो बोल देगा अच्छी नहीं है। मैं बोलूँगा क्या हुआ, जो भी बात होगी, तो यार बड़ा गलत किया ये वो, थोड़ा बात करना पड़ता है। तो फिर वो बोलेगा क्या ही किया था मेरे बेटे ने, एक बंदूक ही तो थी उसके पास, क्या ही किया उसने, चलाया क्या बंदूक, नहीं चलाया, बट मेरे बच्चे को पकड़ लिया। अब बंदूक थी तेरे बेटे के पास, कहाँ से आई वो बंदूक? तो मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकता, पता लगा एक और क्या है मेरे पास अभी भी है, डर जाते हैं। बट मतलब इवन मिलिट्री इज वेरी क्विक देयर। सो व्हाट हैपेंड, हम कार से गए थे, तो कार में हमारे पास ड्रोन था, तो हमने ड्रोन थोड़ा सा उड़ा दिया और एक अच्छी सी फुटेज ली और वापस नीचे ले आए। भाई साहब जब हुआ क्या, जैसे मैं एग्जैक्ट जगह बताता हूँ, वी वर इन यूसमर्ग। सो यूसमर्ग में मैंने ड्रोन उड़ा दिया। अब ड्रोन तो उड़ा दिया, अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो होटल था, हमने एक गवर्नमेंट कॉटेज ले लिया था, तो गवर्नमेंट कॉटेजेस मिल जाते हैं वहाँ पे, कोई 5 स्टार्स तो है नहीं। तो गवर्नमेंट कॉटेजेस अच्छी जगह पे बनते हैं और वो डिसेंट होते हैं, आप रह सकते हो ओवरनाइट, तो अच्छा रह सकते हो। तो वो ऑन द हिल था, तो मुझे नीचे से दिख रहा है कि कौन आ रहा है। तो मुझे नीचे से मिलिट्री की बड़ी सी एक वो टैंक टाइप की, ट्रक नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अलग कलर सी होती है, और वो मिलिट्री का ट्रक टाइप, वो मुझे नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो पहले तो मुझे लग रहा है कोई पानी की टंकी जैसी कुछ आ रही है, मुझे लगता है अरे तो मिलिट्री का व्हीकल है, आ रहा होगा, हमें क्या दिक्कत, हम तो ठीक ही है ना, हमने कुछ गलत थोड़ी किया। बट अब मुझे कुछ ना कुछ तो डाउट होने लगता है, ड्रोन की वजह से तो नहीं आ रहे। सो उन्होंने क्या किया, जैम कर दिया, उनके पास जैमर्स थे। अब मैं देख रहा हूँ मेरा ड्रोन कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ड्रोन नीचे ही नहीं आ रहा, वहीं अटक गया, इट इज फिक्स्ड। उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जैम करी, क्या किया, नाउ ड्रोन इज अनकंट्रोलेबल। एंड तुरंत जैसी उनकी वो आती है, तो कोई बात नहीं होती है, उसमें से निकलते हैं कम से कम 25 से 30, आप कमांडो बोलो सीधा, 25 से 30 मिलिट्री के मतलब कमांडो टाइप के लोग निकलते हैं। और सबके पास, मतलब मुझे तो नहीं पता, बट भाई मेरा बता रहा था कि मतलब वो पबजी खेलता है, तो ये पता नहीं AK-47 है, पता नहीं कौन सी है, वो नाम ले रहा है कि ये उसके पास, मतलब उनके पास गन्स है। और हमारे होटल में कोई भी नहीं था, हमारी फैमिली थी, तो हम 5 लोग थे और कोई नहीं था, कोई गेस्ट ही नहीं था। सो मिलिट्री पूरा का पूरा जो होटल एरिया होता है, एक बंदा वहाँ खड़ा हो गया, एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, वो पूरा होटल का एरिया ऐसे कैप्चर कर लेते हैं पूरा। अब सबने अपनी पोजीशंस ले ली गन्स के साथ, और हम भी गन पॉइंट पे हैं। मतलब इस तरीके वो उधर भी छानबीन कर रहा है, इधर भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। फिर उनका जो कमांडर होता है वो हमारे पास आता है और पूछता है व्हाट इज योर नेम, मैं बताता हूँ। फिर मेरे से हमारा आईडी प्रूफ मांगा जाता है, मेरे पास होता है, तो हम सीधा आईडी प्रूफ दिखाते हैं, वो आईडी प्रूफ देखते हैं। देन दे आस्क यू व्हाई आर यू हियर, भाई घूमने आए हैं, हमारे पास कार भी है, तो गाड़ी भी लेकर आए हैं, तो हम ऐसे आए हैं घूमने, बस सब बताया। ये आप ड्रोन आपका है? हाँ जी ड्रोन हमारा है। आपके पास परमिशन है? मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं था भाई, इतने रिमोट एरिया में हैं हमें तो पता ही नहीं, यहाँ पे इंसान ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक तो भेड़ बकरी चलाने वाले लोग हैं। तो यार थोड़ा सा ड्रोन उड़ाया हमने बस। कह रहे आपको पता है ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा जी सॉरी। तो वो ड्रोन नीचे जैसे तैसे आता है, जब वो कमांडर बात करता है तभी शायद वो फ्रीक्वेंसी को अनलॉक करते हैं कि वो ड्रोन नीचे आता है, एंड दे आस्क यू टू द जस्ट कि कोई मतलब दिखाओ कि क्या आपने फुटेजेस ली हैं। सो उनको डाउट होता है कि उनका CRPF कैंप था, हम उसके ऊपर भी गए थे, ऑल्दो वी टोल्ड कि हम उस तरफ नहीं गए, एंड दे चेक द फुटेज। तो भैया उसमें नेचुरल ब्यूटी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दे चेक्ड एवरीथिंग एंड इन 5 minutes दे गो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको चले गए। बट मैं देख के हैरान, भैया 25-30 बंदूक लेके लोग आ गए, और मतलब विद इन फ्यू मिनट्स, अभी ड्रोन हवा में है, ड्रोन उतार ही नहीं पाए।
तो उन्होंने उतनी दूर से फ्रिक्वेंसी क्या जाम कर दी, तो सोचो उनके पास क्या इक्विपमेंट्स होंगे। सो वो कश्मीर के अंदर वो चीज़ है, इसमें डाउट नहीं है। इफ़ यू आर गुड तो आप ऐसे टूरिस्ट घूमो, आपको कौन कुछ कह रहा है? हमें तो पता भी नहीं कि वहाँ पे मिलिट्री है, कहाँ है क्या है, हमें क्या पता कहाँ पे है, हम तो घूम रहे हैं। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप छोटा सा भी कुछ गड़बड़ करोगे तो आप गन पॉइंट पे हो, आप हो गन पॉइंट पे। और वहाँ पर ये चीज़ भी तो है, मतलब जैसे कि नॉर्मल जो लोग हैं दे आर रेडिकल, तो उनके माइंडसेट जो है वो वैसा ही है कि इंडियन आर्मी ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। और देखो, मैं नहीं कहता कि नहीं किया होगा, हो सकता है गलत किया हो यार, इसमें मतलब मैं लोगों के इमोशंस के लिए गलत नहीं कह रहा। इंडियन मिलिट्री के पास काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक, इवन शायद अभी भी वो लागू है कि वो पावर है कि लाइक अगर स्लाइटेस्ट सस्पिशन भी होता है कि आप गलत हो तो आप पे सीधा एक्शन ले सकते हो, इवन फायर कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया। देखो वहाँ पर लोगों के साथ क्या हुआ, अब वहाँ पर हिंदू जो लोग थे, जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उनके साथ क्या हुआ, वी वर नॉट देयर, मे बी वी डू नॉट नो। हमने कश्मीर फाइल्स देखी, कितनी सही है कितनी नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, राइट। अगर आपने जैसे हैदर मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई है ना कि लाइक आर्मी के पास फुल पावर, एक्शन टेकिंग पावर है, राइट। तो अब उसको जो वहाँ के जो लोग हैं, उसमें जो कॉमन लोग हैं जो आप बोल रहे हो कि रेडिकलाइज्ड है, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो वहाँ पे अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं। और वैसे कुछ केसेस अगर आ जाते हैं कि किसी के घर से कोई बंदा रेडिकलाइज होकर टेररिस्ट निकला, तो उस ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक्शन लिया आर्मी ने, क्योंकि उनके लिए तो लाइक टेररिस्ट चाहे अच्छे घर से निकले बुरे घर से निकले, टेररिस्ट है, राइट। तो उस पर एक्शन ले लिया, बट वहाँ पे एक सिंपथी वाली स्टोरी बन गई। तो अभी ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वो जगह जगह पे वो प्रोपोगेंडा को फैलाते हैं, जैसे बुरहान वानी के साथ यही केस हुआ था, राइट। और फिर वो उनके न्यू लीडर्स बन जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी मिल जाता है। तो इस तरीके से वो सेंटिमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से नहीं हो रहा है। वो जगह ना इतनी खूबसूरत होने के बावजूद कि वो इंडिया का स्विट्जरलैंड बन सकता है, वो रिसोर्स यूज ही नहीं हो पा रहा, वो रिसोर्स यूज नहीं हो पा रहा। वो इतनी सुंदर जगह है कि ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं चाहते, हाँ। जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक ऐसी जगह पर, दूर जगह पर, जहाँ पर एक आदमी से वे घोड़ा चला रहा है, ठीक है, बट उसके पास और कोई रिसोर्स नहीं है ना, वो घोड़ा चलाने के अलावा क्या करे। और वहाँ पे टूरिस्ट कम जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो उसके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। बट जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भैया डेवलपमेंट चाहिए, राइट, हमें डेवलपमेंट चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे नैरेटिव शेपिंग पावर भी गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। और लाइक एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के बॉर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें जैम करो, जैम करना पड़ेगा, मतलब जैम करो। और वहाँ पे जैसे अगर ज़रूरत है तो कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए गए, राइट। हालांकि भारत तो इन रिटेलिएशन ही सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है, बट कभी एज एन ऑफेंस कि अगर हमें कुछ इंटेल मिला कि ऐसे कुछ अटैक्स करवाए गए तो वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ पे एक कंट्रोल ला दिया जाए। और अंदर के तरफ जो भी इन्फॉर्मर्स है उनको फटाफट उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उन्हें पिन पॉइंट करके उन्हें किसी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए उस जो लोकल पॉपुलेशन है उससे। फिर बाद में एक लीडर को खड़ा किया जाए या फिर कई लीडर्स को खड़ा किया जाए जो कि रिवर्स प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि वाई दीज पीपल शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड हाउ इट विल बेनिफिट देम। और वहाँ पे ये चीज़ को भी क्लियर किया जाए कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है जी, ये लड़ाई है डेवलपमेंट और विकास वर्सेस टेररिज्म की लड़ाई जी, राइट। ये लड़ाई है सुनहरे फ्यूचर की, सुनहरे भविष्य की वर्सेस एक खूनी प्रेजेंट की लड़ाई। तो हमें वहाँ पे केपेबल लीडर्स चाहिए जो एक न्यू नैरेटिव क्रिएट करें और उन लीडर्स को इन्फ्लुएंस गेन करने की शक्ति वहाँ पे मिले और गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज़ वहाँ पे लागू करे जिससे ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये किसी तरीके से स्टिमुलेट हो। तो ये मल्टी लेवल पे जब एक्शन होगा ना तो इससे एक तरीके से नैरेटिव कंट्रोल, तो जो लोग नैरेटिव को
बैड नैरेटिव फैला रहे उनको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया जाए, फिर नैरेटिव कंट्रोल पॉजिटिव नैरेटिव से, और डेवलपमेंट से हार्डकोर सिस्टम में कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाए, जिससे कि लाइक नेचुरली जो बंदा है उसको रोजगार मिल रहा है और वो अपने लाइफ में लग जा रहा है। हर कोई बंदा अगर डेवलपमेंटल बन जाएगा तो एक पॉइंट के बाद जब उनके हाथ में पैसे आएंगे, जिसके लिए वो पत्थरबाजी करने को भी रेडी है आज, उनके हाथ में मेहनत के पैसे आएंगे, तो फिर वो समझ जाएंगे कि यार हम मेहनत की रोटी कमाएंगे, हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे करके। बट इसमें बस एक ही चीज़ समझ आती है कि अगर ये कैप्चर करने वाला प्रोसीजर किया गया, सो जो पाकिस्तान है वो चुप तो नहीं बैठेगा। मान लो वो वॉर नहीं लड़ सकता, हाँ, बट वो इंडिया के अंदर और ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराए, क्योंकि इन्हें ना डर का माहौल बनाना होता है। टेररिस्ट के हाथ में क्या है? बम फोड़ देंगे, हाँ, मार देंगे, अटैक कर देंगे, हाँ, इनके पास और कुछ नहीं है, और वो भी छुप के। मतलब ये बेसिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है यही तो होती हैं कि मतलब हम डराएंगे, राइट। तो ये जो धमकी और ये डराना और ये बम अटैक, जो भी बॉम्ब अटैक्स होते हैं, हाँ, ये इनके हाथ में होता है। तो क्या आपको लगता है ये पाकिस्तान और ज़्यादा बढ़ा देगा इफ POK वाली बात आएगी? तो आई थिंक कि एज ऑफ नाउ जो इंडिया का इंटेल यूनिट है, जो रॉ है, तो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और बहुत ही ज़्यादा उसको फ्रीडम मिला है, राइट। सो रॉ ने बहुत सारे अपने खुफिया यूनिट्स हो सकता है ऑलरेडी डिप्लॉय कर भी दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में, तो इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा रहे, बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ पे भी वॉच रख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो अंदर उनके जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना चालू कर दें। जैसे उनके लीडर्स का असैसिनेशन चालू हो जाए, है ना, किसने किया? इनविजिबल स्पाई ने कर दिया, राइट। बट उसमें ब्लेम तो इंडिया में आएगा ना। ब्लेम आने दो, बट ये रूट लेवल पे करवा कौन रहा है? लाइक रूट लेवल पे टेररिज्म प्रोपोगेट कैसे हो रहा है? लीडर्स कर रहे हैं, लोग तो बस प्यादे हैं। हाँ, जो टेररिस्ट लोग हैं दे आर प्यादे। तो जब किंग पिन की गर्दन ही अगर इंटेल जो एजेंसीज है उनके हाथ में है, अभी CIA भी तो यही करता है, मोसाद ये करता है, राइट। मोसाद को सब पता है कौन सा लीडर कौन, क्या थ्रेट है, क्या थ्रेट नहीं है, और वो लोग उसको इस तरीके से यूज करते हैं ना कि आप एक एक्शन लो फिर हम एक्शन लेंगे, राइट। और इंडिया ने ऐसा किया भी था पास्ट में। इंडिया की एक टीम थी, रॉ की स्पेशल यूनिट थी, उसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, शायद टीम X या ऐसा कुछ करके उसका नाम था। उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। इस तरीके से वो पाकिस्तान में घुस चुके थे, सिविलियंस के रूप में रह रहे थे, स्पाइज, एंड देयर वाज अ बराज ऑफ स्पाइज। बहुत सारे स्पाइज थे जो पाकिस्तान में घुस चुके थे, और जब पाकिस्तान इंडिया में हमला करता था उसका एक रिटेलिएशन असैसिनेशन हमला वहाँ पे पाकिस्तान में किया जाता था। तो एक एक करके उनके जो किंग पिन्स थे उसको एलिमिनेट किए जा रहे थे, आज जैसे मोसाद कर रहा है। सो इंडिया हैज़ दैट कैपेबिलिटी, और इंडिया को जब भी इंडिया के रॉ को अगर पावर दिया जाए कि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली आपके पास छूट है, आप अपने दुश्मन से अपने हिसाब से आप स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करो अपने आदमियों को और रिटेलिएट करो, तो रॉ इज़ वेरी पावरफुल। रॉ कैन ईजिली कंटेन वो साइड से जो अटैक्स आए उसको हम कंटेन कर सकते हैं।